गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। यस सर। दक्ष मेरी स्क्रीन पे लिखना बंद करो तुम। और ये जो रेड लाइन बनाई है इसको मिटाओ। दक्ष इसको मिटाना आता है? कैसे मिटाना है तुमको? अरे कहाँ मिट गया? मुझे तो दिख रहा है। रिजॉइन करना पड़ेगा क्या मुझे? हमें कुछ नहीं दिख रहा। सर हमें कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा हाँ, अब हट गया मेरे, शायद हट गया। ओपन बोर्ड खोल के देखता हूँ। हाँ गुड। ओके, स्क्रीन शेयर हो गई? अब बंद हो गया। अच्छा अच्छा, स्क्रीन शेयर ऑफ करने से शायद वो हट गया मेरे से। ओके ठीक है। वी आर ब्लैक टू ब्लैक स्क्रीन, वी आर बैक टू ब्लैक स्क्रीन। यही ठीक है ना? व्हाइट और ब्लैक में तुम लोगों को ब्लैक ज्यादा पसंद है ना इसमें? ओके सर हाँ बेटा। आज आप थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हो? यस सर एक्चुअली जो ये बार का TWT था ना रे ऑप्टिक्स का, उसमें हम लोग को थोड़े समझ आए भी नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल भी डाउट्स थे, तो पहले वो क्लियर कर सकते हैं क्या? नहीं, क्लास में नहीं, डाउट भेजो पहले ग्रुप पे, फिर ओके। मतलब आज नहीं करोगे? आज नहीं करूंगा। तो आप नेक्स्ट वीक के डाउट लेक्चर आपका शेड्यूल कर सकते हो क्या? क्योंकि रे ऑप्टिक्स के थोड़े डाउट्स थे सर कॉन्सेप्चुअली। हाँ सर। और हाँ मॉड्यूल सर। सर वो ट्राई की वो lateral क्लास के अलावा अलग से डाउट लेक्चर लग जाए, है ना? हाँ सर, क्योंकि हाँ, सबके सर। आपके ये वीक भी नहीं है। तुम लोग किस टाइम फ्री होते हो वैसे इवनिंग सर में? ट्यूसडे और थर्सडे को रहता है हमारे सर इवनिंग के टाइम पे। इवनिंग में। तो सबका अलग अलग टाइम होगा, कोई किसी कॉलेज में कोई किसी में। सर एक्चुअली ट्यूसडे थर्सडे हमारे 6 to 9:30 तक डाउट लेक्चर्स रखते हैं सबके हाँ सर, लगते आप सिवाय ले लो आपके। एक। ट्यूसडे और थर्सडे 6 to 9:30 डाउट लेक्चर रहते हैं। हाँ हाँ सर सर, आप हाँ zoology सर। ले सकते हो, वैसे भी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ सर, नेक्स्ट वीक आप ले लोगे, आप एक बार कोऑर्डिनेट करके। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ ना कि अगर मेरी कोई क्लास नहीं है उस टाइम पर, ट्यूसडे और थर्सडे, इस थर्सडे को तुम्हारा कोई डाउट लेक्चर है उस टाइम पर? हाँ सर 2 है। अच्छा है, ओके। तो फिर नेक्स्ट ट्यूसडे हो पाएगा, है ना? हाँ सर, सर, लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं कैंसिल लोग करके है ना? सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। क्या? सर उनको अभी बोल दोगे तो वो लोग कोई हाँ schedule- सर, तुम आपका स्केड्यूल करके रेडी रखो। अगर मैं अभी बोल दूं तो मेरा शेड्यूल कर देंगे? हाँ हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। टाइम टेबल तो संडे को ही आता। अच्छा, और सर आप उनको ये भी बोल दोगे कि आपके हर वीक किसका रखे लगा डाउट हुआ है? लेक्चर। किसका लगा हुआ है ट्यूसडे को? किस टीचर का है? सर साक्षी मैम ट्यूसडे का का है? हमको पता नहीं अभी तक, संडे को पता चलेगा। नहीं नहीं, इस थर्सडे को किसका है अभी नेक्स्ट? प्रतीक सर का और नंदा मैम का। अच्छा, तो इनमें से किसी से पूछ लूं, किसी को नहीं लेने हो डाउट्स तो? सर दोनों का तो है, दोनों के हैं क्योंकि दोनों नेक्स्ट के हैं। CWT उनकी है। और हम लोग को सर प्रिपेयर भी करके आने बोला। तो फिर मैं नहीं ले सकता ना इस थर्सडे ये को, नहीं इसका सर। मतलब? तो ऐसे को तो नहीं हुआ सर। ठीक है फिर नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए बोलता हूँ। ओके हाँ सर। हाँ सर।
और सर हाँ ये बार की हमको थोड़ी TWT रे ऑप्टिक्स की टफ भी चली गई थी क्योंकि थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी थे जिनके बारे में हमको कुछ मालूम भी नहीं था। मैंने ही बनाई थी, जो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो सब मैंने डाल दिया होगा टेस्ट में, ताकि तुम तक सारा मटेरियल पहुंच जाए। सर थोड़ा सा था सर ऐसा। सर इस बार थोड़ा टफ होगा और पेपर भी हमारा खत्म भी नहीं हुआ था आज। और सिर्फ कुछ फॉर्मूला हमें नहीं सीखा है तो उसका भी हाँ सर वैसे भी होगा। सिर्फ वो लेंस में नहीं, एक लेंस formula, डिस्प्लेसमेंट सर। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड, फ्लैट लास्ट दिन मैं पढ़ा रहा था पर सब भाग गए। नहीं सर फिर भी तो फिर भी हमको बहुत आगे आगे नहीं फिर समझ भी- करने को। सर। तो अच्छा हम लोग थे पर हमने रिवाइज भी किया पर एग्जाम में कर ही नहीं पाए सर। एक काम करना, पहले तो फोटोज भेज देना ग्रुप पर, ठीक है, वो जरूरी है। सर पूरा सर आप पूरा पेपर ही सॉल्व करो 45 क्वेश्चन विदाउट 45 क्वेश्चन में सॉल्व करूं बैठ सर के? आप पेपर खोल के हम लोग आपको हाँ क्वेश्चन सर हम लोग हाँ बोल सर देंगे वो तो आप थोड़े ही है discuss कर डाउट्स, लें। उतने ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, थोड़े से ही है, चलो थोड़ा सा ठीक नहीं है। है तो सर, पेपर ही भेज है। देना, तुम भेज सकते हो ना ग्रुप पे कुछ भी, पेपर हाँ सर हाँ पीडीएफ सर में है तुम्हारे पास? वो हम भेज हाँ, देंगे सर। सर है हमारे पास। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ओके सब लोग आ गए मेरे हिसाब से। लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। लिखा है ना तुम्हारे उसमें टाइम टेबल में, हाँ सर हाँ सर। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ओके तो टेक्निकली अगर एनसीईआरटी से देखो तो शायद 3 चैप्टर्स हैं, ये 3 या 4 चैप्टर्स हैं। 3 है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और ये थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अपन कंबाइन करके एक ही चैप्टर बना दिए इसको, और इसमें हमें बात करनी है हीट के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज हीट? हीट क्या होती है बच्चों? हीट इज बेसिकली एनर्जी फॉर्म ऑफ फॉर्म एनर्जी। ऑफ एनर्जी बोलते हैं, विच मींस इट्स एनर्जी। ठीक है ठीक है, इट इज अ सर फॉर्म ये ऑफ केमिस्ट्री एनर्जी। जैसा ही चैप्टर है क्या? क्या बेटा? सर केमिस्ट्री जैसा ही है क्या ये सिलेबस? मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, physics? हाँ। कुछ कुछ चीजें अलग हैं, जो हम अलग डायरेक्शन में पढ़ाते हैं वो अलग पढ़ाते ओके। हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज एक्चुअली, इट्स रियल नेम इज थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी क्या होती है? तो समझो किसी ऑब्जेक्ट के पास थर्मल एनर्जी है, इसका मतलब किसी सिस्टम के पास थर्मल एनर्जी है, इसका मतलब उस सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हम जो कुछ भी बात करें, हम कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या कोई बॉडी ले सकते हैं, रिजिड बॉडी ले सकते हैं, नॉन रिजिड बॉडी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज ले, टेक्निकली इट्स अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की अभी तक हमने 2 तरह की एनर्जी सीखी थी, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फिर कई तरह की थी, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ग्रेविटेशनल की mgh, बाद में ग्रेविटेशनल का एक और फॉर्मूला पढ़ोगे gm1m2/r। ठीक है, नॉट आर स्क्वायर बाई आर। एक बाद में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 12th क्लास में, k q1q2/r। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह की होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का टाइप नहीं सुनते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज लाइक जस्ट 1/2 mv²। ओके, लेकिन कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट आपको मूव करता दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, यू आर लुकिंग एट इट एंड यू आर नॉट सीइंग एनी मोशन और एनी डायरेक्शनल मोशन, देयर इज नो डायरेक्शनल मोशन। ठीक है, किसी डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो डायरेक्शनल मोशन है तब तो हाफ mv² लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन कभी कभी देयर विल बी रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स एट मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल, जो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा।
आपको लग रहा है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, आपको लग रहा है क्लास के अंदर जो वाटर रखा है वो रेस्ट पर है, पर वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली इधर से उधर मूव करते रहते हैं। ओके, आपको लग रहा है इस रूम के अंदर जिसमें आप बैठे हो सारे के सारे एयर मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर हैं, क्योंकि आपको तो हवा नहीं लग रही है, जोर से टकरा रही है, लेकिन रियलिटी में वो सारे मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। आपको ये भी लगता है कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसमें डेफिनेटली सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर है, पर लेट मी टेल यू, इवन इन सॉलिड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर आपने थोड़े बहुत केमिस्ट्री में पढ़ भी लिए होंगे अब, even in completely solid bodies, this random motion actually remains there. This random motion, random kinetic energy exists in solids, liquids as well as gases. Of course, gases के पास ज्यादा होती है, liquids के पास थोड़ी कम होती है, solid के पास सबसे कम होती है, लेकिन होती सबके पास है। ओके, सभी solids में भी molecules कंप्लीटली रेस्ट पर नहीं होते, वो बाउंडेड होते हैं, वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते, लेकिन दे आर नॉट एट रेस्ट। ऐसे समझ लो, अगर आपकी क्लास के सारे बच्चों को ग्राउंड में ले जाके छोड़ दिया जाए तो आपका बिहेवियर गैसेस की तरह होगा, इधर से उधर भाग रहे हो, उधर से उधर भाग रहे हो, मोशन हमको दिखाई देगा, आप जाके चीजों से टकराओगे, प्रेशर लगाओगे, कुछ करोगे, ठीक है। उसके अलावा आपको क्लास में ले जाया गया लेकिन कोई टीचर नहीं है, तो आपका बिहेवियर लिक्विड जैसा है, मतलब सब एक साथ रेस्ट पे नहीं दिखाएंगे, दो चार लोग स्लो चल रहे हैं, दो चार लोग चेयर पे बैठे हैं, तो दो चार इधर उधर घूम भी रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। और अगर क्लास में टीचर भी है तो यू आर लाइक सॉलिड्स। तो बाउंड करते जा रहे हैं हम एटम्स को, प्रेशराइज करते जा रहे हैं, ठंडा करते जा रहे हैं, तो वो बाउंड होते जा रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीटली एट रेस्ट कभी नहीं है। क्लास में टीचर है, सब कुछ हो रहा है, एग्जाम चल रहा है, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह रेस्ट पे नहीं आओगे, कुछ ना कुछ मोशन, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन इधर उधर चलता रहेगा, एग्जाम में भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन चलता रहेगा। ओके, सो एटम्स मॉलिक्यूल्स भी वैसे ही बिहेव करते हैं। किसी एटम को ये नहीं पता कि अब मैं सॉलिड हो गया हूं, अब मैं मूव नहीं करूंगा बिल्कुल भी अपनी जगह से, नहीं, ऐसा नहीं है। सॉलिड हो गया है, बॉन्ड्स बन गए हैं, इधर उधर से रेस्ट्रिक्शन लग गए हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन एटम। ओके, इट डजंट नो टू रिमेन एट रेस्ट और टू मूव। जैसा उसको एनर्जी मिलेगी, जैसा उसको चीजें परमिट करेंगी, थोड़ा बहुत मोशन तो बना रहेगा। ओके, सॉलिड स्ट्रक्चर्स में ये वाली एनर्जी को सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर तुमने लैटिस स्ट्रक्चर और थोड़े बहुत तो देखे ही होंगे, लैटिस स्ट्रक्चर देखे होंगे इस तरीके से, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं बाय बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स होते हैं? कुछ में आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, कुछ में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम सबको पता है दीज बॉन्ड्स आर नॉट लाइक सॉलिड रॉड्स, they are not something which cannot be broken, and if they can be broken they can definitely be slightly pushed or pulled, okay, or bent, they can definitely be bent। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिडिफाई हो गए हैं, तुम्हें सोचना चाहिए कि कभी ये गैसेस में भी थे किसी टेम्परेचर पर, फिर किसी टेम्परेचर पर ये लिक्विड में भी आए, अब किसी टेम्परेचर पर ये सॉलिड है, और एट एनी टाइम इनको किसी ने नहीं बोला है कि अब तुम सॉलिड हो तो पॉज, दे आर स्टिल मूविंग एट देयर ओन प्लेसेस, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन दे आर स्टिल वाइब्रेटिंग एट देयर ओन प्लेसेस। सभी के अंदर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत वाइब्रेशंस होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस हाँ सर। सर। अगर तुम एनर्जी बहुत ज्यादा दोगे इनको तो फिर ये बॉन्ड्स तोड़ के लिक्विड बन जाएंगे, उससे भी ज्यादा दोगे तो फिर इनके बीच स्पेस भी बहुत बढ़ने लग जाएगा। लेकिन सॉलिड का मतलब ये नहीं है कि किसी ने इनका टाइम रोक दिया, किसी ने इनको पॉज कर दिया और ये बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। इवन इन सॉलिड स्ट्रक्चर द वाइब्रेशनल एनर्जी इज देयर, इवन इन सॉलिड स्ट्रक्चर। ये रेड बेकार लग रहा है, बाकी कोई कलर यूज करता हूं। रेड सही दिख रहा है तुमको, पढ़ने में आ रहा है? यस हाँ सर। सर। यस सर। यस सर। इसमें कुछ सेटिंग भी है, एक सेकंड रुकना।
डिफरेंस मेकर सर फॉर्मूला ग्रेविटी का G m1 m2 ऊपर R स्क्वायर होता है ना वो फोर्स का होता है, मैंने एनर्जी का लिखा है। ओके, तो ये पढ़ोगे तुम बाद में। ओके, यही वाला रेड है, लेकिन ये इतना ब्राइट नहीं है। कौन सा लो, दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे क्या कर रहा हूँ मैं? यस सर। नहीं समझ में आ रहा ना, वो रेड ही ठीक है, कोई और सब बाकी रिपीटेड ही है। चलो मैं रेड कम यूज करूंगा। ओके, सर आप क्या कर रहे हो? मैं कलर पिक वाला वो खोला हुआ है, पैलेट कलर पिक कर रहा था, रेड की जगह कुछ और, लेकिन मिला नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। इवन इन सॉलिड्स, ठीक है, बाकी सब में तो समझ में आता ही है। इवन इन सॉलिड्स द एटम्स वाइब्रेट, ओके, एंड हैव रैंडम नॉन डायरेक्शनल मोशन। नॉन डायरेक्शनल क्यों बोल रहा हूं? हम एक एक की डायरेक्शन देख नहीं सकते। ऑफ कोर्स सबके पास अपनी अपनी डायरेक्शन होगी। ओवरऑल हमें सॉलिड रेस्ट पे दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल हो सकता है बॉडी आगे जा रही हो, पर कुछ मॉलिक्यूल पीछे की तरफ भी मूव कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे हैं सब अपनी जगह पे रैंडम डायरेक्शंस में। तो नॉन डायरेक्शनल, रैंडम नॉन डायरेक्शनल मोशन, और उस रैंडम नॉन डायरेक्शनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है, जो नॉन डायरेक्शनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, उसी को बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी इज नॉट समथिंग न्यू, इट इज द रैंडम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू, सर हाँ एक सेकेंड पूरा लिख लो, ड्यू टू, क्या बोल रहा था मैं, नॉन डायरेक्शनल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। हाँ बोलो। सर हम ये बोल सकते हैं क्या थर्मल या हीट एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन अ सिस्टम? बोल सकते हैं, लेकिन वो जो डायरेक्शनल मोशन होगा उसको इसमें काउंट नहीं करना है। वो जो पूरी बॉडी के लिए हाफ mv² लिखते हैं वो अलग है। वो बॉडी पूरी रेस्ट पे आ गई तो भी थर्मल एनर्जी उतनी की उतनी होगी। ओके सर। ओके, थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम। वी कैन नॉट कैलकुलेट इट यूजिंग हाफ mv² बिकॉज हर एक पार्टिकल की कैलकुलेशन हर टाइम पे करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोज किसकी रेंज में, एवोगैड्रो नंबर की रेंज में। और एवोगैड्रो नंबर कितना है हमारा? 6 into 10 raised to 6.023 into 10 की पावर 23. तो ये नंबर बहुत बड़ा है, हम इतनी कैलकुलेशन कभी नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। सो टू स्टडी हीट वी हैव टू डिफाइन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? Thermal energy. क्या होती है? थर्मल एनर्जी तो हीट ही है। थर्मल एनर्जी या हीट को स्टडी करने के लिए वी हैव डिफाइंड अनदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड टेम्परेचर। ओके, तो वी हैव डिफाइंड टेम्परेचर। ऑफ कोर्स जब डिफाइन क्या होगा तब हो सकता है पता भी ना हो कि हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, बट या हमें भी पता हो, मुझे नहीं पता कौन से साइंटिस्ट ने कब ये डिफाइन किया। लेकिन हियर इज द थिंग, टेम्परेचर जब डिफाइन किया गया, या तुमने बचपन में भी पढ़ा होगा, तो उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल थी। इट इज अ क्वांटिटी दैट टेल्स अस अबाउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सुना है ये वाली तुमने डेफिनेशन? हाँ हाँ सर. सर। Temperature tells us about, temperature is a physical quantity that represents degree of hotness or coldness of a system. अब hotness और coldness तो like human perception है ना? कोई एलियन या कोई एनिमल को ले लो तो उसको तो कुछ अलग अमाउंट ऑफ हॉट लगेगा या कुछ अलग अमाउंट ऑफ कोल्ड लगेगा। तो वो तो ह्यूमन परसेप्शन है। ह्यूमन परसेप्शन के लिए हमने डिफाइन कर दिया टेम्परेचर।
तो अगर कोई गर्म चीज है, हम उसे छूते हैं तो हम जल जाते हैं, राइट? तो एक्चुअल में क्या होता होगा, हम जल क्यों जाते हैं? वाई डू वी गेट बर्न व्हेन वी टच समथिंग हॉट? तुम बोलोगे सर बिकॉज इट इज हॉट। इट इज सो सिंपल कि इट इज हॉट सो वी आर बर्न। तो एक्चुअल में ऐसा क्या है, हॉट है तो क्या हो रहा है? हॉट है तो हो ये रहा है कि लेट्स से कोई किचन यूटेंसिल है, इट इज अ बिट हॉट, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि एक्चुअली उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, दे हैव टू मच ऑफ एनर्जी, और आपने टच किया तो वो एनर्जी आपको ट्रांसफर हो गई और आपके स्किन के मॉलिक्यूल्स तेजी से वाइब्रेट कर गए, और उस तेजी के वाइब्रेशन में, ठीक है, आपकी स्किन सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई, बॉन्ड्स टूट गए, आपको चोट लग गई, जैसे चाहो समझ लो। समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. तो मतलब ऑफ कोर्स वी विल स्टडी अबाउट टेम्परेचर, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड यू हैव टू नो हाई टेम्परेचर मतलब मोर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, लो टेम्परेचर मतलब लो रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। रैंडम मोशन पूरे टाइम रखना दिमाग। ओके, नोट डाउन कर लो इसको, या कर लिया तो बता दो। सर, और जो आपने हीट की डेफिनेशन लिखी उसमें नॉन डायरेक्शनल कंपलसरी नहीं है ना, डायरेक्शनल से भी हो सकती है ना हीट प्रोड्यूस? डायरेक्शनल मोशन से नहीं हो सकती, डायरेक्शनल को नॉन डायरेक्शनल में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कोई बॉल तेजी से आई और आके टकराई, तो बॉल का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो जो डायरेक्शनल काइनेटिक एनर्जी थी, इट कैन कन्वर्ट टू नॉन डायरेक्शनल, पर हीट हम वही बोलेंगे जो नॉन डायरेक्शनल मोशन की वजह से एनर्जी है। ओके, ओके सर। मतलब ऑफ कोर्स एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन कन्वर्ट टू समथिंग एल्स, राइट? वो तो एनर्जी कैन हाँ सर। गो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर वाली चीज ट्रू है। या बुलेट जब टकराता है किसी चीज से तो मेल्ट हो जाता है। वो मेल्ट होने का मेन रीजन होता है कि उसका टेम्परेचर इतना ऊपर चला जाता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाता है। ओके, यस सर। So, sir, हाँ, thermal energy is random kinetic energy due to non-directional motion of particles. हाँ, Right? Okay. और ये हीट और थर्मल एनर्जी सेम थिंग। ओके, And sir, earlier you had said that you had combined many chapters in this one under one topic. So could you name them, please? Which one you have combined? मुझे भी याद नहीं, पर एनसीईआरटी में आई थिंक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, और फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। Okay, sir. Thank you. ओके, लिख लिया होगा ना बच्चों? हाँ आगे चले? सर। हाँ, ओके। तो नेक्स्ट थिंग ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट। सर, एक सेकंड पीछे जा सकते? अच्छा, डन सर। we have to talk about temperature. Okay, temperature. तो टेम्परेचर इज ऑफ कोर्स, जो बेसिक डेफिनेशन है हम वही लिखेंगे क्योंकि वो एज ओल्ड है और सबको पता है और कोई गलत नहीं बोलेगा उसको कभी। दैट इज, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी that represents degree of hotness
और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का मतलब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी हो सकता है। ओके, ठीक है, वी नो दैट टेम्परेचर ठीक है, आई थिंक यही डेफिनेशन चलने देते हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस की जगह हम बोल सकते थे थर्मल एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स थर्मल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, Sir, हाँ बोलो। sir, won't it be more accurate if we write like if we also include under human perception? नहीं नहीं, ठीक है, सब कुछ ह्यूमन के लिए पढ़ रहे हैं। टाइम इज ऑल्सो अवर परसेप्शन, राइट? इफ somebody asks you what is time, can you define? No. टाइम डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। टाइम तो छोड़ो, मतलब और चीजें भी डिफाइन करना उतना ही मुश्किल है। मास को डिफाइन नहीं कर सकते अपन। मास को कैसे डिफाइन करोगे? रेजिस्टेंस टू मोशन, मतलब उसमें भी है फंडे बड़े सारे। तो जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं सब हमारे परसेप्शन के लिए ही है। ठीक है, के अकॉर्डिंग ही हमने डिफाइन करी है। तो टेम्परेचर इज वन ऑफ दोस थिंग, तो नथिंग ऑड अबाउट इट। इट्स टफ टू डिफाइन एनी ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, कुछ ना कुछ डेफिनेशन में लूप होल मिल जाएगा अगर ज्यादा सोचोगे तो। ठीक है, तो या दे आर एज पर अवर परसेप्शन। और तुम समझ भी जाओगे कि हाँ, हमने डिफाइन करी है अपनी यूजेबिलिटी के लिए। जैसे कि टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स डिफाइन किए गए। ठीक है, तो डिफरेंट स्केल्स में अपने पास है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो जो सबसे फेमस है वो है डिग्री सेल्सियस। सुना है सबने डिग्री सेल्सियस? ठीक है, डिग्री सेल्सियस में अगर आपको पता हो तो एक चीज है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है कितना होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री 2 सेल्सियस। degree. ठीक है, और दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 100 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना अरे वाह वाटर की वैल्यूज इतनी अच्छी आई है। एक्चुअल में ये वैल्यूज वाटर के लिए ही डिफाइन की है। जिस किसी ने भी डिग्री सेल्सियस डिफाइन किया होगा उसने डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए ही डिफाइन किया होगा। ओके, तो दैट इज व्हाई द वैल्यूज आर सो गुड। इट इज नॉट लाइक कि तुक्के से इतनी अच्छी वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस वाज प्रोबेबली वाज डेफिनेटली डिफाइंड फॉर वाटर। ऐसे ही एक और यूनिट है, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, पता है ना तुमको? मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं तो भी डिग्री Yes, फ़ारेनहाइट में तुम्हें yes, पता है sir. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 32। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट इज 212। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, यहां से यहां तक का चेंज कितना है? +100। यहां से यहां तक का चेंज कितना है? 180। +180। ये मैंने क्यों लिखा? इसका हम काम बाद में यूज लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये लाइक दो पॉपुलर स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, और ये अपने को पता होने चाहिए। मोर ओवर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से एक अगर दूसरे में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो उसका प्रूफ भी काम का है हमारे। एंड द फॉर्मूला इज, द कन्वर्जन इज, अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में चाहिए वैल्यू बाई डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको करना होगा 32 प्लस 9/5 इंटू x डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप डिग्री सेल्सियस की वैल्यू x में डालोगे तो आपको ओवरऑल वैल्यू किसमें मिल जाएगी? डिग्री फ़ारेनहाइट में।
अगर आपको चेक करना है तो आप x को 0 मन ही मन डाल के देखो, 0 पुट करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस विल गिव यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इज दैट ओके? यस सर। और Yes, अगर sir. आप x को मन ही मन मतलब ओरली कर सकते हो इतना, x को 100 पुट करोगे तो 900 by 5 will be 180 और 180 plus 32 will be 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो बहुत सिंपल कन्वर्जन है। कैसे आया मुझे बताना ही है क्योंकि इसका एक और यूज भी है, तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, जो भी हमारे टेम्परेचर स्केल्स हमने डिफाइन किए हैं दे आर लीनियर स्केल्स। लीनियर स्केल्स मतलब अगर इनका ग्राफ बनाओगे आप तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी बना के देखते हैं अगले पेज पे, बस इसको लिख लो पहले। ओके, डन? No, sir. Please 1 minute. ओके ओके, लास्ट स्लाइड। सुहाना क्या छूट गया तुम्हारा लास्ट स्लाइड पे? कितनी देर पहले मैसेज लिखा था तुमने? 4 मिनट पहले। सर आफ्टर हीट मास व्हाट इज रिटन? कहाँ हीट मास लिख दिया मैंने? So वो hotness है शायद. हॉटनेस है, हॉटनेस। लो, लास्ट पेज किसको देखना था? क्या देखना है? स्क्रीनशॉट लेना है? ले लिया? Done, sir. ठीक है। ओके, तो मेरे को ये सिखाना है, मतलब अपने को पता है फॉर्मूला, लेकिन फिर भी मुझे बताना है कि कैसे अगर आपके पास दो टेम्परेचर स्केल्स हैं और दो वैल्यूज हैं तो आप उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है क्योंकि इस ऐसा और जगह भी फिजिक्स में करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इट इज लाइक दिस कि डिग्री सेल्सियस जब 0 होगा तो बच्चों डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा? 32। तो एक तो ये पॉइंट है हमारे पास, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया है। ओके, एक पॉइंट बनाया मैंने, तो ये पॉइंट है 0,32 बोल सकता हूं मैं इसको। ओके, और दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस पर वी हैव फ़ारेनहाइट की वैल्यू एज 212। 1, 2. ठीक है, पढ़ने में आ रहा है ना? ज्यादा छोटा तो नहीं हो रही मेरी राइटिंग? No, sir. सही है सर. ठीक है, बता दिया करो। ठीक है, ओके, तो ये हो गए मेरे 2 पॉइंट। तो मैंने बोला कि जब भी आप इनमें से किसी का ग्राफ बनाओगे तो आपको अगर 2 पॉइंट मिल गए तो आप बिना चिंता किए उनके बीच स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। स्ट्रेट लाइन बनाने से क्या फायदा है? मान लो अब मुझे x डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस या कोई भी वैल्यू के लिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां से डॉटेड लाइन बनाऊंगा और फिर यहां से डॉटेड लाइन ऐसे बनाऊंगा और ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी माय y डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर मुझे ट्राइंगल बनाना आता है तो इसकी बेस लाइन खींचते ही मैं क्या कर पाऊंगा? मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के y की वैल्यू निकाल पाऊंगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? Yes. यस। इसमें बच्चों ये वाली हाइट कितनी होगी? y तो पूरी हाइट है और उसमें से कितना माइनस कर दो? 30।
तो ये वाली हाइट हो गई y माइनस 32। ओके, ये वाली हाइट कितनी होगी? 212 पूरा है, उसमें से 32 माइनस कर दो तो गया 212 माइनस 32, ऑफ कोर्स 180 आता है, पहले भी लिखा था मैंने। ये वाली हाइट लेंथ कितनी हो गई बेस की? x, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 100। 100. ठीक है, और इतनी मैथ्स हम सबको आती है कि अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो tan थीटा छोटे ट्राइंगल के लिए तुम बता दोगे सर y माइनस 32 अपॉन x, और बड़े ट्राइंगल के लिए तुम बता दोगे 212 माइनस 32 यानी 180 बाई 100। ओके, और इससे अब आप आगे सॉल्व कर सकते हो। y माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9 बाई 5x, 20 से कट जाएगा, और y इज इक्वल्स टू 32 प्लस 9 बाई 5x। ये मैंने क्यों सिखाया तुमको जब तुम्हें ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन था? बिकॉज कल को मैं बोल सकता हूं कि मुझे एक टेम्परेचर स्केल बनाना या एक थर्मोमीटर बनाना है, और वो रेजिस्टेंस बेस्ड है, एक वायर की रेजिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस मुझे 0 डिग्री पर पता है, और इसकी रेजिस्टेंस मुझे 100 डिग्री पर पता है। अब अगर किसी केस में इसकी रेजिस्टेंस आई R डैश, तो बताइए टेम्परेचर कितना होगा? क्या तुम्हें लॉजिक समझ में आया? ऑफ कोर्स हम करके देखेंगे, पर तुम्हें लॉजिक समझ में आया कि रेजिस्टेंस बेस्ड थर्मोमीटर मुझे कैसे बनाना होगा? मुझे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू दो जगह चाहिए होगी, एक दो नोन टेम्परेचर पे चाहिए होगी, मोस्ट प्रोबेबली 0 एंड 100 पे, और फिर उस रेजिस्टेंस की किसी भी वैल्यू के लिए मैं रूम टेम्परेचर बता पाऊंगा, या रूम के किसी भी टेम्परेचर के लिए मैं रेजिस्टेंस बता पाऊंगा। क्या लॉजिक समझ में आया लीनियर स्केल्स का? तो ये नोट वाला पार्ट आप एक और बार बता सकते हो? एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके देख लेंगे। ओके, अभी थोड़ी देर में एक क्वेश्चन ही करा दूंगा मैं इस पे, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये लिख लिया सबने? सही से। हाँ, ओके, डन। हाँ, वी हाँ कैन यूज, लिखता तो लिख ही सकते हैं हम, वी कैन यूज दिस टू कंस्ट्रक्ट थर्मोमीटर्स। कई सारी चीजें हैं जो टेम्परेचर के साथ वेरी होती है, जैसे कि मर्क्यूरी का वॉल्यूम। ओके, मर्क्यूरी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ। तो अगर मुझे मर्क्यूरी का वॉल्यूम 0 डिग्री पर पता है और मर्क्यूरी का वॉल्यूम 100 डिग्री पे पता है, तो मर्क्यूरी, मैं किसी भी और टेम्परेचर पर मर्क्यूरी का वॉल्यूम प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ये बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो करके दिखाऊंगा ही, पर अगर लॉजिक समझ में आए तो अच्छी बात है। ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, पहले मैं कोई हाइपोथेटिकल टेम्परेचर का स्केल बना रहा हूं। तो लेट्स से इन अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर स्केल,
in a hypothetical temperature scale, degree Newton, okay, degree Newton, the freezing temperature, freezing point of water is 20 degree Newton and boiling point of water is, अरे भाई spam, boiling point of water is 170 degree Newton. Okay, so your job is to calculate value of 30 degree Celsius in degree Newton. हाँ भाई, पहला पहला आंसर आना शुरू हुआ। 65 आया है, एक का 71 आया है, किसी का सलोनी का 65 ज्यादा लोगों के आ रहे हैं अब आंसर। वरुण इज देयर, प्रथमेश इज देयर, असीम इज देयर, यशिका ऑल्सो, सुहाना। आइदर ये सब चीटिंग कर रहे हैं या फिर सही 65 इज द राइट आंसर। ओके, तो गार्गी, ओके, वेरी नाइस। आई एम गेसिंग सबने सही किया होगा, तो मैं फिर भी ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने में कंफर्टेबल हो जाओ, बहुत ही आसान और यूजफुल चीज है, कई सारे चैप्टर्स में काम आती है। वी हैव 0 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों कितना डिग्री न्यूटन मार्क करना है? 0 डिग्री सेल्सियस पर वी हैव टू मार्क 20 डिग्री न्यूटन, 20 डिग्री न्यूटन। तो ये मार्क कर लो एक पॉइंट, ओके, 0,20 वाला। और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर वी हैव टू मार्क 170 डिग्री न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे टेम्परेचर स्केल ये मत सोचो कि तुम्हारे वैसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जैसे इधर ले रहे हो, अपनी मर्जी से छोटी बड़ी बना सकते हो वैल्यू, वरना ऐसे बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, एंड फिर वी कैन कनेक्ट देम दीज 2 पॉइंट्स। ये कनेक्ट कर दिए मैंने। ठीक है, अपना ट्राइंगल कंप्लीट कर लो, ये ट्राइंगल तुम्हारे काम आएगा। और फिर देखो किसकी वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। मैं अंदाजे से करेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, गलत भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये और ये निकालना है। ओके, दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव टू कैलकुलेट, y। ओके, तो बस इसमें अपने पास ये वैल्यू है y-20, ये वैल्यू है 150, बेस है ये 30, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल का बेस है 100। किसी को कोई दिक्कत tan थीटा अप्लाई करने में? इसको थीटा मानो। tan थीटा क्या होता है छोटे ट्राइंगल के लिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्वल टू बड़े ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आ रहा है? 0 काटो, 0 काटो, और आई थिंक y is equals to 20 plus 3 into 15। That is absolutely correct। कई सारे लोगों ने आंसर दिया।
65 डिग्री न्यूटन। वेरी नाइस बच्चों। सर हाँ बोलो। मुझे पूछना था कि केमिस्ट्री में और एक मेथड सिखाया हमें, कौन से भी टेम्परेचर का हमें निकालना हो तो एक फॉर्मूला बताया था, x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब उससे ही रिलेटेड है, उससे ही डिराइव होके आता है, पर इजी है वो थोड़ा मेथड, तो वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, any method easier than mine is always welcome. Okay, ओके तो सर। याद करना पड़ेगा ना फॉर्मूला। यहाँ तो पूरी स्ट्रेटेजी ही इस डायरेक्शन में है कि याद कम से कम चीजें करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है, पहले 4 साल जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो मैं ये डिराइव इसलिए करता था क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला याद नहीं था। ठीक है, तो अपने अपने भाई अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ओके एट सर। दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये वाला फॉर्मूला लिटरली ओरली बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो ये वैल्यू है इनिशियल, दिस प्लस स्लोप इनटू एक्स आना है। ओके, तो ओके सर। एट द एंड ऑफ द डे यू आर डूइंग y इज इक्वल्स टू c प्लस mx. दिस इज योर फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज योर स्लोप. इफ यू कैन गेट दैट, इट्स वेरी गुड। पर शॉर्टकट्स का क्या है, जो शॉर्टकट आप खुद से डिराइव करते हो, समझते हो, वो तो आपके काम आते हैं। दूसरे के शॉर्टकट्स जरा सा किसी ने घुमा के दिया तो फंस जाते लोग। तो जस्ट बी केयरफुल, एंड डेफिनेटली अगर किसी टीचर ने बताया तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। ओके, ओके सर। ये वाला लिख लिया सबने? हाँ Yes. ओके ओके ओके, सबका आ गया होगा। एक और कर लो, नेगेटिव वाला। सर अभी थीटा का वैल्यू क्या लिया आपने? थीटा का कोई वैल्यू ही नहीं लिया, थीटा की दो वैल्यूज आपस में इक्वेट कर दी। ओके, ओके सर। थीटा कभी कैलकुलेट ही नहीं किया। थीटा की वैल्यू छोटे ट्राइंगल में क्या आनी चाहिए थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा की वैल्यू बड़े ट्राइंगल में क्या आनी चाहिए थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब दोनों ट्राइंगल का थीटा सेम है तो दोनों का टेन थीटा भी सेम ही होगा, राइट? यस। ओके, एक और क्वेश्चन कर लो। डिग्री और कौन सा ले सकते हैं हम, आइंस्टाइन ले सकते हैं। डिग्री आइंस्टाइन में, आइंस्टीन में, ठीक है, वी हैव सम वैल्यूज। वी हैव 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -50 डिग्री आइंस्टीन, and we have 100 degree Celsius is equals to 250 degree Einstein. Okay, दो वैल्यूज गिवन है, कैलकुलेट x डिग्री आइंस्टाइन इन डिग्री सेल्सियस। तो x डिग्री आइंस्टाइन कितने डिग्री सेल्सियस होगा, ये कैलकुलेट करके बताना है। चलो, बड़े अलग अलग आंसर दे रहे हो तुम सब।
चलो कैलकुलेट करते हैं। ओके, कोई ऐसा नहीं है ना क्लास में जिसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, सर समझ में नहीं आ रहा है। इफ देयर इज समबडी यू कैन ट्राई इट विद मी राइट नाउ। तुम बताओ क्या करना चाहिए एंड वी कैन सॉर्ट इट आउट। पहले मुझे मार्क करना है 0 डिग्री सेल्सियस, वो हर बार ही ले रहा हूं मैं, ठीक है। पर कितना है आइंस्टाइन? -50, -50 डिग्री आइंस्टाइन। ओके, तो ये रहा एक डॉट। और फिर मुझे दूसरा मार्क करना होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे 250 डिग्री आइंस्टाइन, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है दिस एंड दिस, ओके, यहां पर। ओके, और अब मैं इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन बना सकता हूं। ओके, ये बना दी। मैं अपना ट्राइंगल पूरा कर रहा हूं ताकि मेरे को वैल्यूज लेने में आसानी हो, ठीक है। ये बन गया बड़ा ट्राइंगल। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? इस बार आइंस्टाइन में मैंने x डिग्री दे दिया है, तो ऐसे परेशान मत होना। दुनिया में कहीं पर भी ये x एक्सिस और वो y एक्सिस है, ऐसा कोई रूल नहीं। दो परपेंडिकुलर एक्सिस को आप एक्स वाई एक्सिस बोल सकते हो, किसको क्या बोलते हो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो टेक दिस एज x, देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस। ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये y होना चाहिए x होना चाहिए, ठीक है। ये z और ये p भी ले सकते हैं, ठीक है। और लेट्स डू इट। कहां पे बनाऊं ट्राइंगल? वो इसको नीचे तक ले आओ, मेरा पूरा ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। बन गए दो ट्राइंगल, एक बड़ा एक छोटा। ये वाला एंगल मैं थीटा लूंगा। चलो, tan थीटा इक्वल्स टू, छोटे वाले ट्राइंगल में देखो कई सारे तरीके हैं, एक ये भी ट्राइंगल है, एक ये भी ट्राइंगल है, किसी से भी करोगे सही आंसर आएगा। ओके, दैट इज द बेस्ट पार्ट, किसी से भी करोगे सही आंसर आएगा। पर मुझे इस वाले इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं पता ना, इसलिए मैं छोटे वाले ट्राइंगल अवॉइड कर रहा हूँ। इस वाले ट्राइंगल पे बच्चों ये वैल्यू कितनी है तुम लोग बताओ? y y डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, क्योंकि ये y है। ओके, और ये वैल्यू कितनी है? ये हर बार 100 डिग्री 100, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, और ये वाली वैल्यू कितनी है? बड़ी 300। 300। ठीक है ठीक है, समझ गए। बड़ी वाली वैल्यू इज 300। क्यों? क्योंकि 250 से 50 plus 50 -50 का मैग्नीट्यूड ले। तो 250 माइनस -50 विल बी 300। ओके, 250 से -50 तक का गैप विल बी 300। आई होप ये गलती किसी ने नहीं की होगी क्लास में मेरे। और फिर ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? x plus 50। x, ये वाली हाइट है x और ये वाली हाइट है, मतलब नीचे की तरफ -50 है, तो लेंथ में बच्चों ऐड हो जाएगा। x माइनस -50 करोगे तो आपको लिखना चाहिए x plus 50। अगर आपसे गलती हुई तो कोई बात नहीं, हमसे भी हुई होगी कभी ना कभी जब पहली बार सर ने कराया होगा। नहीं हुई तो यू आर जीनियस, खुश हो जाओ एकदम, ठीक है। x plus 50 इक्वल टू y इज इक्वल टू 300 अपॉन 100, ठीक है। काटो कूटो सबको। x मेरा आ रहा है, x निकालना था y निकालना था? y इसमें y निकालना है सर। हाँ, तो y डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू x प्लस 50, x डिग्री, x डिग्री आइंस्टाइन प्लस 50 बाई 3। ओके, सर हमें x ढूंढना था ना, हाँ सर। कैलकुलेट x इन डिग्री से बोला था। सर आपने उल्टा किया। कैलकुलेट x डिग्री इन आइंस्टाइन इन दिस, तो ऑप्शन में x दिया होगा या y की वैल्यू दी होगी? सर y की वैल्यू निकालनी y की रहेगी ना। वैल्यू दी होगी। वैसे ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक रिलेशन दिया होगा x और y के बीच। पर आई थिंक मुझे y ढूंढना था। यहाँ पर देयर इज अ एम्प्टी स्पेस बिफोर डिग्री सेल्सियस, राइट? अच्छा ओके सर। हाँ, मैं लिखूं ना लिखूं पर दैट इज देयर। ओके, तो x की वैल्यू y के टर्म्स में चाहिए। सर सर तो मतलब हम लोग कोई भी टेम्परेचर स्केल लेंगे उनका हमेशा लीनियर वेरिएशन ही होगा ना विद ईच अदर। हाँ, स्केल्स जितने भी हैं वो डिफाइन हम लीनियर ही करते हैं। ओके सर। ओके, स्क्वायर या क्यूब का फंक्शन डिफाइन करने से हमको फायदा नहीं होता उतना। यस। एक साउंड का स्केल लॉगरिथमिक डिफाइन कर रखा है हमने, क्योंकि क्या होता है अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड डबल होती है
तो हमको डबल सुनाई नहीं देती। पर अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड 10 टाइम्स हो जाती है तो हमको डबल सुनाई देती। मतलब हमारा ह्यूमन परसेप्शन ऐसा है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड अगर 100 टाइम्स हो जाएगी तो हमको 100 टाइम्स लाउड साउंड नहीं सुनाई देगी, हमको सिर्फ 3 टाइम्स लाउड साउंड सुनाई देगी। समझे इस बात को तुम? हाँ सर। तो उसमें लॉगरिथमिक स्केल लेते हैं। बेस क्या लिया सर सर? मतलब उसका 10 का पावर रहता है क्या? हाँ, उसमें 10 की हाँ, पावर सर। से हमको फील होता है। तो फिर 100 का 2 हो जाएगा ना सर? 100 का 2 log 10 का 1 मतलब 10 की पावर में चलेगा वो। हाँ सर। ठीक है सर। ऐसा रहता है। तो सर ये हो गया लेकिन। ये हो गया। चलो, No, sir. You go back. नहीं हुआ? सर आपने वो रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट बोला था, वो कैसे करेंगे इसमें? अभी करते हैं ना हाँ सर। इसके बाद। ये तुमने 10th में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होती है? हाँ सर। हाँ सर। नहीं पढ़ा था तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज विच चेंजेस विद टेम्परेचर। वन ऑफ देम इज रेजिस्टेंस, नेक्स्ट इज वॉल्यूम। ठीक है, लीनियर ऑब्जेक्ट्स की लेंथ इंक्रीज हो जाती है अगर आप उन्हें हीट करते हो तो। ओके, 2D ऑब्जेक्ट्स sir. का एरिया इंक्रीज हो जाता है, 3D ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। कुछ चीजें तो थोड़ा थोड़ा हमने कहीं ना कहीं फील की है। ओके, तो हीट करने से चीजों का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये अपने को पता है, राइट? तो हाँ सर। ठीक है, तो उस पर बेस्ड ऐसी किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड आई कैन मेक अ टेम्परेचर स्केल, आई कैन मेक अ थर्मोमीटर। ओके, resistance of a copper wire is 100 ohm at 0 degree Celsius and कहते हैं 120 ohm at 100 degree Celsius। ओके, ये हो गया पहला स्टेटमेंट मैंने जो बता दिया। इन अ रूम at temperature T, the resistance of that wire was found to be was found to be 106 डिग्री सेल्सियस। 106 डिग्री सेल्सियस नहीं, 106 106 ओम। कैलकुलेट टी। ओके, आई होप तुम खुद से फिगर आउट कर लोगे। प्लीज गिव इट अ ऑनेस्ट ट्राई। मैंने जो बताया उसी से होगा। ओके, डोंट वरी कि सर आपने ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कराया तो हम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, यही तुमको सिखाने का ट्राई कर रहा हूं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो भी तुम कर पाओ। वो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे जो एग्जैक्ट नहीं किए हो। बहुत ही इजीली कई लोगों ने निकाल दिया, वेरी नाइस। ठीक है, आई थिंक ओरली ही करने लग गए लोग अब, और ओरली होने लग जाते हैं एक टाइम के बाद। ठीक है, बट अभी के लिए इधर डिग्री सेल्सियस और इधर रेजिस्टेंस। ठीक है, 0 पर रेजिस्टेंस कितनी है? 100 ओम, और 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितनी है? 200 ओम। सर 120 sir. ओह, 120 पहले शायद मैं 200 देने वाला था, फिर मैंने चेंज कर दिया। 120 ओम।
और अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट कि 106 ओम कितने टेम्परेचर पर होगी। ओके, ये कितना है 6, ये कितना है 20, ये कितना है T, और ये कितना है 100। बहुत ही आसान लग जाना चाहिए। सिमिलर ट्राइंगल भी सोच सकते हो और tan थीटा भी सोच सकते हो। tan थीटा छोटे ट्राइंगल के लिए होगा 6/T और बड़े ट्राइंगल के लिए होगा 20/100। T इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। इज एवरीबॉडी कंफर्टेबल विद दिस? किसी को Yes, sir. पूछना है? ठीक है, बोर होने लग गए कि सर हो गया, बस आगे समझना, आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चाइना, क्या गड़बड़ किया तुम? ईशान, ताशा, वरुण, प्रथमेश, महक, ठीक है। लहर, लाहिर, क्या नाम है तुम्हारा? Leher. लहर ना? लहर। Yes, sir. मैं लहर की स्पेलिंग गलत लिखता हूँ क्या? अच्छा, वेदिका, वेरी गुड। ठीक है, काफी लोगों को आ गया, आई होप समझ में आ रहा है। Sir, हाँ बोलो। sir, can you go to the previous slide? No, before Hmm. this. ओके, Sir, यहाँ पे we got the answer by going through the larger triangles, right? अगर हाँ, shorter लेते तो वो बहुत difficult हो जाता ना, क्योंकि we don't ये know पॉइंट पहले निकालना पड़ता फिर। the, but कैसे निकालते ना, like we should go with the larger one only, right? हाँ, यस For this case. यस यस, वो पॉइंट नहीं पता, कई बार वो पॉइंट गिवन होता है। हाँ, अगर नहीं पता तो there is no other like way. हाँ, there is no point of first calculating that then doing this. Yeah. Okay, right. Okay, Sir, could you go back to the previous slide? For the yes. writing? Done? Yes, sir. Okay. तो अब हमें एक पॉपुलर थर्मामीटर है विच इज कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। ओके, तो आई नो मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज यूज करूंगा जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, पर केमिस्ट्री में डेफिनेटली आपने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अब तक सुन लिया होगा। Yes. Yes, sir. Yes. Yes. This is called ideal gas equation. Okay, when I put ideal gas equation, ठीक है, तो this is followed by inert gases mostly, ठीक है, and most gases at high temperature and low pressure. I hope पता हो कि ideal gas equation is followed by most gases at high temperature and low pressure. Okay, ठीक है, तो हम थर्मोडायनेमिक्स में वी विल टॉक अबाउट दिस, अभी मैं इस पर ज्यादा नहीं चर्चा करना चाह रहा। मुझे ये बताना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है। वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। सो व्हेन वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, मेरी एक आदत है कि मैं जो चीज चेंज नहीं हो सकती उसके आगे नॉट लगा देता हूं। मतलब तुम देखोगे कि एक्स वाई जेड में वेरिएबल यूज करूंगा, पर अगर कांस्टेंट है तो मैं x को x1 लिखूंगा, x2 लिखूंगा, x0 लिखूंगा, which is mostly followed in all the books also and most teachers do that. ठीक है, तो when I am putting v naught here, I mean to say is v is now a
constant value, we have a particular value of V with us for the experiment. हमने डब्बे का ढक्कन बंद कर दिया है, पिस्टन को मूव करने से रोक दिया है, जैसे चाहो समझो. V is a constant here. ओके हमने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है, अब हम उसे हीट कर रहे हैं. कुकर का ढक्कन बंद करके हीट करोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर तो बढ़ेगा, साथ के साथ कौन सी चीज बढ़ेगी? प्रेशर. कुकर के अंदर का Pressure. प्रेशर. ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, सम अदर कांस्टेंट, सम अदर कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर. गॉट इट? तो वी नो कि प्रेशर इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके, pressure is now directly proportional to temperature. This is a linear graph. Linear graph से मेरा मतलब है y is equals to some constant which is slope into x, but the c is now 0. So when we bring x to 0, the y should also become 0. Is that clear to everyone? Yes. ठीक है. तो ये थिंकिंग के साथ मैंने ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया. ठीक है, इस थिंकिंग के साथ वी स्टार्टेड ड्रॉइंग सम ग्राफ. ओके, इस पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनती. मैं व्हाइट बोर्ड पे आई कैन मेक वेरी गुड स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल. अभी तो लग रहा है कभी व्हाइट बोर्ड पे वापस पढ़ाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा. मतलब हर महीने नए रेस्टोरेंट खुलने की तरह नया कोविड वेरिएंट आता. कल का किसी ने न्यूज़ पढ़ा? एक और नया IV समथिंग IHF करके सर कुछ तो है. है ना? मतलब गजब ही है. इतनी तेजी से तो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते, इतनी तेजी से अपडेट हो रहा है. सॉफ्टवेयर की तरह ही डिजाइन किया गया है इसको. हर महीने ये अपने बग्स ठीक करके नया वर्जन तैयार कर देता है. या फिर कहीं ऐसा लगता है किसी को कि कहीं किसी लैब में 5000 वर्जन बना के रखे हुए हैं और हर महीने इस महीने ये वाला ट्राई करके देखते हैं, अब ये ट्राई करके देखते हैं. आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली मेरी लाइट पावर कट हुआ पर मैंने मोबाइल पे ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा. प्रेशर टेम्परेचर. ठीक है, तो इस थिंकिंग के साथ कि टेम्परेचर 0 करेंगे तो प्रेशर 0 हो जाना चाहिए. इस लॉजिक से हमने एक गैस सैंपल को ठंडा करना शुरू किया. ठीक है, पहले किसी हाई टेम्परेचर पर था, ठंडा किया तो प्रेशर डिक्रीज हुआ. प्रेशर डिक्रीज हुआ तो करते गए, लेकिन हमने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, प्रेशर 0 नहीं हुआ. ये तुम्हें भी पता है 0 डिग्री टेम्परेचर तो नॉर्थ इंडिया में चला जाता है ठंड में. तो जब ठंड में चला जाता है तो गैस का प्रेशर 0 थोड़ी हो जाता है. ठीक है, गैस का प्रेशर स्टिल फाइनाइट रहता है. तो 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का प्रेशर 0 नहीं हुआ. ओके, तो फिर हमने क्या किया? हमने टेम्परेचर को और कम किया, लेकिन जब हम निगेटिव में जाने लग गए तो एक्सपेरिमेंटली हमको दिक्कतें आने लग गई. एक पर्टिकुलर कुछ टेम्परेचर्स के नीचे जाना हमारे लिए काफी टफ हो गया. लेकिन अज्यूमिंग कि ये ग्राफ खुद को फॉलो करता जाएगा, वी डिड सम कैलकुलेशन, मतलब सम साइंटिस्ट डिड सम कैलकुलेशन. उन्होंने ये जज किया कि जब ये टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब प्रेशर गैस का क्या हो जाएगा? 0. तो बोले इसका मतलब डिग्री सेल्सियस इज नॉट द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर. डिग्री सेल्सियस इज नॉट द एब्सोल्यूट. क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट 0 होगा, एब्सोल्यूट 0, एब्सोल्यूट 0 पर बच्चों टेम्परेचर क्या नाप रहा था? थर्मल एनर्जी. राइट, एब्सोल्यूट 0 पर थर्मल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर वाज मेजरिंग थर्मल एनर्जी. और अगर थर्मल एनर्जी 0 हो गई तो डिड आई जस्ट से कि रैंडम काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई? Yes, sir. ठीक है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी शुड बी 0 क्योंकि टेम्परेचर वाज मेजरिंग थर्मल एनर्जी.
तो अगर थर्मल एनर्जी 0 हो गई तो आई जस्ट टोल्ड यू कि रैंडम काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, और अगर रैंडम काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर कैसे लगाएंगे? वो जाके टकराते हैं तो प्रेशर लगा पाते हैं वॉल्स पर। समझ में आ रही है बात? रैंडम काइनेटिक एनर्जी 0 है तो प्रेशर 0 ऑफ गैस शुड बिकम 0। ठीक है, इस पे भी हम काफी डीप में चर्चा करेंगे। हम इस प्रेशर का फॉर्मूला इस काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में निकालेंगे, P इक्वल टू हाफ रो 1/3 रो वी स्क्वायर, पर वो गैसेस की बात होगी तब होगी। अभी तो मैं टेम्परेचर डिफाइन कर रहा था और मेरे को समझ में आया कि प्रेशर जहां पर 0 होगा वहां पर डेफिनेटली रैंडम काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस 0 हो गई होगी, मतलब थर्मल एनर्जी 0 हो गई होगी। तो जिस टेम्परेचर पर प्रेशर 0 हो रहा है, जिस टेम्परेचर पर प्रेशर 0 हो रहा है, that should be called the absolute zero temperature. Is that clear to everyone? Yes, sir. So Yes. minus 273.15 degree Celsius is given a new name, and that new name is 0 Kelvin. Okay? बोले ये वाला बढ़िया है। ओके, जब भी एसआई यूनिट्स की बात करेंगे तो हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस वगैरह में नहीं लेंगे, हम उसको केल्विन में लेंगे। तो minus 273.15 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज 0 केल्विन, और दिस इज द कौन सा टेम्परेचर स्केल बोलना चाहिए? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ओके, केल्विन डिफाइन किया गया। उसके बाद केल्विन का एक्चुअली बहुत ही इजीली डिफाइंड है, इस पर मुझे और लिखने की जगह नहीं है तो मैं अगले पेज पे लिख दूंगा। यू गाइस प्लीज नोट दिस डाउन। ओके, ठीक है, इधर लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, केल्विन इज ऑल्सो अ लीनियर स्केल, तो 0 केल्विन। इस पर डिग्री नहीं लगाते, सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं 273.15 केल्विन। और फिजिक्स में तो हम इस 0.15 को बहुत आराम से इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, सर ये 273.15 एग्जैक्ट आता है? क्या बेटा? सर ये 0.15 जो है सर वो एग्जैक्ट आता है? हाँ बेटा, पर कैलकुलेशन के लिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, ओके सर। इसकी कहाँ कैलकुलेशन लेके जाएंगे? मैं तो 273 का 3 तक इग्नोर कर देता हूँ। ओके, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर स्केल बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। ओके, इसका कन्वर्जन अपने को सबसे इजी रहेगा हमारे लिए। इसका कन्वर्जन रहेगा y डिग्री सेल्सियस इज 273 प्लस x केल्विन। सर बोलो। ये जो हमने एब्सोल्यूट जीरो डिफाइन किया है वो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर को होता है ना, नॉट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। नहीं, प्रेशर 0 होगा एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ये ओके सोचो, सर, दोनों ठीक है सर। प्रोपोर्शनल है ना, एक यस साथ सर। 0 पहुंचेंगे। अच्छा हाँ ठीक है सर। सर तो इसलिए हम जब ऐसा यूनिट्स की बात करते कि हम केल्विन यूज करते डिग्री सेल्सियस नहीं। हाँ, ऐसा यूनिट्स की जब भी बात करेंगे तो हम केल्विन यूज करेंगे।
ओके सो हाँ ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है उसमें ऐसा नहीं होता है क्या कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 gives us Kelvin? oh yes that is correct uh, 0 degree Celsius is 273 Kelvin, right? Yes. Yes, x को 0 डालो तो y जो है 273 आना चाहिए। हाँ और आपने पहले बोला था कि हम लोग प्रेशर को एक वैल्यू के बाद मेजर नहीं कर पाते, उसको एक टेम्परेचर के नीचे लेके नहीं जा पाते, वो क्यों होता है? वही मॉलिक्यूल्स की पूरी तरह से एनर्जी खींचना हमारे लिए टफ है। द प्रॉब्लम विद हीट इज कि इट ऑलवेज गोज फ्रॉम हाई टू लो, राइट? Yes, sir. एंड other than that it is very tough to take away heat from a system. ओके सर, तो ये मतलब जो -273.15 है वो एक्चुअली कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नहीं, कभी ना कभी करेगा, अच्छा। लगे हैं साइंटिस्ट। हाँ ओके सर। है ना। 0 केल्विन पर all the thermal energy will be gone. All the thermal energy gone मतलब गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीज होके गिर जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे और ऑटोमेटिकली सॉलिड बन जाएंगे। समझ रहे हो? All the motion will be gone. वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एट द एंड ऑफ द डे आर मूविंग अराउंड, राइट? दे आर स्टिल मूविंग इन देयर शेल्स। तो पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी लेना इज नॉट इजी। ओके सर। हाँ, theoretically 0 पर all the electrons will be free to move around. Everything will become superconductor. ठीक है, तो क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं बाउंडेड नहीं होगा किसी ऑर्बिट में, तो इट्स अ थियोरेटिकल कंसेप्ट बट पीपल आर वर्किंग टुवर्ड इट। ओके ठीक है सर। ओके कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर हो गया। ठीक है, तीनों स्केल्स अब अपने को पता है। और क्या बताते हैं फर्स्ट क्लास में? इंट्रो ही देना होता है सब चीजों का, बाकी हम यूजफुलनेस हाँ ये सीख सकते हैं कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी वर्सेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, हीट कैपेसिटी वर्सेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हमको इतना तो पता है कि हीट देने से, थर्मल एनर्जी दे रहे हो आप तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। किसी भी चीज को अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ओके, तो लेट्स से मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट एट टेम्परेचर T1 और मैंने इसको कुछ हीट प्रोवाइड करी, तो आई हैव गिवन इट सम प्लस क्यू अमाउंट ऑफ हीट। प्लस मतलब आपने हीट दी है, ठीक है, आपने हीट इसको दी है, दैट रिप्रेजेंट बाय प्लस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस। और इसका टेम्परेचर T1 से चला गया T2, ठीक है, द ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया। तो एक चीज जो एकदम क्लियर है हमको कि जितनी ज्यादा हीट देंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, ये तो मतलब सिंपल समझ में आता है। तो जितनी ज्यादा हीट देंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। तो फॉर एनी ऑब्जेक्ट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाया जाता है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड उस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड उस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? अगर कोई पूछे तो इसी को घुमा के लिख दो,
It is the heat required per unit change in temperature. या और अच्छी भाषा में लिखना चाहो, लैंग्वेज में लिखना चाहो, तो यू कैन से इट इज द हीट रिक्वायर्ड, अरे इतने छोटे जगह में नहीं आ पाएगा, ठीक से लिखता हूं, ठीक है, इसी साइड रहना चाहता हूं ना, तो सी इज, इट इज heat required to raise temperature of a body by, अब लिखना तो चाहिए 1 यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, पर बाई 1 डिग्री सेल्सियस लिखूं या 1 केल्विन लिखूं, बच्चों एक ही बात है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस का स्लोप जो है वो 1 का आएगा, मतलब वो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस है ना, तो अगर आप सेल्सियस में 5 डिग्री ऊपर जाओगे तो केल्विन में भी 5 डिग्री ही ऊपर जाओगे। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। सर। पक्का? अगर आप सेल्सियस में 100 बढ़े तो केल्विन में भी 100 ही बढ़े, 0 से 100 हाँ, सर। 273 373। फ़ारेनहाइट के लिए ऐसा ट्रू नहीं है, तो डिग्री सेल्सियस में और डिग्री केल्विन में हीट कैपेसिटी सेम रहेगी, पर फ़ारेनहाइट दिया है तो कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ओके, तो इसलिए मैंने, और 99% टाइम हम सेल्सियस और केल्विन यूज करते हैं, तो मैंने लिख ही दिए, ठीक है। तो इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हीट कैपेसिटी हमेशा इन्हीं में दी होती है, अगर फ़ारेनहाइट में दी है तो कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा कोई टफ चीज नहीं, ठीक है। हीट कैपेसिटी का मतलब समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो हीट कैपेसिटी है कि कितनी हीट मिलने पर बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाता है, दैट इज हीट कैपेसिटी। ओके, अब दूसरे केस में मैंने पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लिया, मैंने उसका या मुझे बताया कि इस ऑब्जेक्ट का मास m है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर हम T1 से T2 ले गए, ठीक है। m मास का टेम्परेचर T1 से T2 ले गए। अब मुझे पूरी बॉडी नहीं रखनी है, मुझे आधा कर देना है, ठीक है। तो अगर आधा ऑब्जेक्ट है, ओनली दिस मच ऑब्जेक्ट इज देयर, m/2, तो बच्चों सेम ट्रांजिशन के लिए कितना हीट देना पड़ेगा? डबल। तुम्हारा नाम बताओ जरा मुझे, सर +2 ही देंगे। पहले नाम बताओ इसका, किसने बोला था आंसर डबल? सॉरी सर। प्रथमेश। हाँ सर। प्रथमेश, तुमने डबल सिर्फ हम सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बोला, राइट? सॉरी सर। नहीं, इट्स ओके, अटेंशन सीकर लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है। मैं भी था जब मैं छोटा था, ठीक है, तो इट्स ओके। बट तुमने फालतू में बोला था, मतलब तुमको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर पूरे ऑब्जेक्ट को गर्म करने के लिए क्यू अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो आधे ऑब्जेक्ट को गर्म करने के लिए कम चाहिए होगा, राइट? हाँ सर। है ना, तो आधा ही चाहिए होगा। तो अब अगर मास भी चेंज हो सकता है, तो एट सम पॉइंट हो सकता है हमें 2m चाहिए हो, कभी 3m चाहिए हो, या वैल्यूज बहुत खराब हो सकती है। 50 केजी को गर्म करने के लिए इतनी हीट चाहिए, अब बताओ 55 केजी को गर्म करने के लिए कितनी हीट चाहिए? तो हमेशा हीट कैपेसिटी काम नहीं आ पाएगा। एक और चीज डिफाइन की गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी ऑफ 1 यूनिट मास। अब मुझे 1 kg बोल देना चाहिए, पर मास में हमेशा kg नहीं होता, कभी कभी ग्राम भी होता है, तो ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। 1 यूनिट मास ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल में मेटल, नॉन मेटल, प्लास्टिक,
कांच, कुछ भी आ सकता है, पानी, सब कुछ आ सकता है। ओके, मटेरियल बोल दिया तो सारी चीजें इन्वॉल्व कर लेंगे इसमें। तो हीट कैपेसिटी ऑफ 1 यूनिट मास, वो कैसे निकाला जाए? इट इज एक्चुअली हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। ओके, अगर किसी ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी 50 जूल आया और हमें पता चला कि उसका वो 10 किलोग्राम आयरन का बना हुआ है, तो आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा 5 जूल पर किलोग्राम। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। लिख के भी कर लेंगे, ठीक है, ओरली नहीं याद रहे तो। बट इट इज हीट कैपेसिटी ऑफ 1 यूनिट मास, तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास लिख देता हूं, एक और स्टेप जगह तो है। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, ठीक है। तो S की वैल्यू इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, ठीक है। तो अगर मुझे किसी चीज का हीट कैपेसिटी नहीं पता है, लेकिन मुझे उसका क्या पता है, स्पेसिफिक हीट पता है और मास पता है, तो मैं Q को दूसरे किस तरीके से निकाल सकता हूं? Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। फॉर्मूला वही है, C डेल्टा T लिखूं या MS डेल्टा T लिखूं। MS में मैंने क्या किया, एक एक यूनिट मास की स्पेसिफिक हीट M टाइम्स ऐड कर दी। ओके, तो MS हो गया। और इसमें मुझे पूरी बॉडी की हीट कैपेसिटी एज इट इज पता थी, तो सीधे सीधे C हो गया। इज देयर एनी कंफ्यूजन बिटवीन देम टू एनीवन? सर हाँ ब्रो। वो आपने बोला था ना आयन का कुछ तो, क्या? सर आपने अभी कुछ एक आयन का पॉइंट बोला था, 5 जूल्स। हाँ हाँ हाँ, सर वो मैंने एक बार वापस रिपीट करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक बॉल है मेरे पास आयरन का, और मुझे पता है इसकी हीट कैपेसिटी है 50 जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं इसको 50 जूल एनर्जी देता हूं तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री ऊपर चला जाता है। ओके सर। अब मुझे ये भी पता चला कि ये 10 किलो की बॉल है, इसमें आयरन 10 केजी है, तो इसका मतलब आयरन की स्पेसिफिक हीट क्या होगी? तो तुम बोलोगे सर अगर आप 1 केजी आयरन लोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी? 50। हाँ, 10 केजी को आपको 50 देनी पड़ी, 500। 10 केजी को आपको 50 देनी पड़ी, तो 1 केजी को कितनी देनी अच्छा पड़ेगी? ठीक है सर, यस सर, 5। ओके। ओके, कोई बात नहीं, लिख के कर लेंगे, ऐसा ओरली सब करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी के लिए फॉर्मूले लिख लो। ओके, लिख लिया सबने? ओके बच्चों, आगे बढ़ा जाए। यस सर। ओके, बच्चों बोलते ही ऐसा लगता है कि मतलब किसी और की लाइन बोल रहा है ना? ऐसा लगता है कि कॉपी कर रहे हैं सर किसी को। तो कॉपी नहीं कर रहा, बच्चे तो मैं हमेशा से बोलता आया था, वो अभी फेमस हो गया इतना यूट्यूब पर, तो क्या करें।
Okay. Now we have heat capacity, specific heat capacity. I think we can solve some questions now. ठीक है, so this is a block of iron. ठीक है, और इसका मास दिया हुआ है, this is of 5 kg, और ये पता है कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस ले जाने के लिए मुझे इसको हीट देनी पड़ रही है 600 जूल। तो दो चीजें पूछ रहा हूं मैं, व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, एंड बी पार्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन। ओके, बी क्लियर अबाउट द डिफरेंसेस। सिमिलर है पर ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं है, आप आराम से सोच सकते हो किसकी क्या वैल्यू होगी। अरे इतने सारे लोगों ने आंसर लिख दिया, वेरी नाइस। आई थिंक सभी को बड़े आराम से समझ में आ गई ना दोनों चीजें। हीट कैपेसिटी इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय अ यूनिट डिग्री सेल्सियस पर यूनिट डिग्री सेल्सियस, तो Q अपॉन डेल्टा टी, तो इट इज 600 जूल्स चाहिए कितने के लिए, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो वी नीड 30 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। जबकि स्पेसिफिक हीट इज, आप Q अपॉन m डेल्टा टी भी लिख सकते हो और हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास भी लिख सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, तो 30 जूल पर डिग्री सेल्सियस के लिए चाहिए फॉर 5 kg ब्लॉक, तो 6 जूल, ये मेरा डिग्री सेल्सियस इधर आ गया, ठीक है, 6 जूल चाहिए पर डिग्री सेल्सियस पर केजी। ठीक है, तो थोड़ा सा यूनिट सुनने में देखने में अजीब सी लगती है, बट ठीक है, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ओके सर पर क्या बेटा, पर केल्विन भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हो, जो चाहो लिखो। ठीक है, बता दिया ना, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में सेम है। ओके, तो देख के ऑप्शन कौन सा है वो वाला मार्क कर दो। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? सर तो मतलब इतना ही डिफरेंस है ना, सी ब्लॉक जो रहेगा वो पूरे चंक के लिए रहेगा, और जो एस रहता है स्पेसिफिक हीट वो सिर्फ 1 किलोग्राम या 1 ग्राम के लिए। हीट कैपेसिटी चीजों की होती है, कुर्सी की हीट कैपेसिटी, कार की हीट कैपेसिटी, टीवी की हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट होती है एलिमेंट्स की। अब कुर्सी के अंदर तो 4 एलिमेंट हो सकते हैं ना, तो इंडिविजुअली हर किसी की स्पेसिफिक हीट गिवन हो सकती है। ओके, ठीक है सर। वैसे आएगा नहीं, पर चलो ऐसा भी कर लेते हैं कि लेट्स से वी हैव अ कुर्सी, हाउ डू आई मेक द कुर्सी। मैं करता रहूंगा बाद में ड्राइंग। सो दिस चेयर is made of 3 kg iron,
2 kg wood and say 1 kg of plastic. ओके और मैंने दे दिया ये अंदाजे से वैल्यू दे रहा हूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन दे दिया मैंने 20 तो ज्यादा ही हो जाएगा, मे बी 5 जूल, नहीं 5 जूल कम हो जाएगा, अंदाजे दे रहा हूं, ठीक है, सब गलत वैल्यू है। 20 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वुड इज 10 जूल per kg per degree Celsius and specific heat of plastic is 50 joule per kg per degree Celsius. इंडिविजुअली आयरन वुड और प्लास्टिक की स्पेसिफिक हीट पता है, और अब मैंने पूछ लिया व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ चेयर, व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ चेयर, तो कैसे निकालोगे, लगाओ तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या करना है? 130 डेल्टा टी नहीं दिया, यही तो बात है। so 130 60 plus 20 50 130 सही बोल रहे हैं ना? हाँ सबको आया समझ में? सो हाँ बोलो। यहाँ पे अगर हमको क्वांटिटी ऑफ हीट गिवन निकालनी रहती तो ये जो 130 आया उसको हम लोग डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देते बस। अरे बेसिकली हीट कैपेसिटी अगर चेयर की कैलकुलेट करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो ना, तो वो मुझे समझा। हाँ सर अगर हीट रिक्वायर पूछा है क्यों निकालना रहता तो सी डेल्टा टी रहता है ना, तो हम लोग 130 इंटू वट एवर इज द डेल्टा टी करते हैं ना हाँ क्यू वो को। कर देते हैं, हाँ। वो कर देते हैं, ठीक है। तो मैं टेक्निकली कैसे समझाऊं तुमको, मतलब आंसर तो बड़े आराम से आ गया। आई कैन राइट दिस M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3, ये समझ में आता है? यस सर। आयरन के 1 kg के लिए इतना चाहिए, तो 3 kg आयरन का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो कितना चाहिए होगा? 3 इंटू 20 60 जूल पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है ना, कि M इज 3 kg और स्पेसिफिक हीट इज 20 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, तो केजी से केजी कट जाएगा एंड यू हैव 60 जूल per degree Celsius for iron, okay, for all the iron in the chair, and you will have 2 into 10 and you will have 1 into 50. 20 joule per degree Celsius for all the wood and 50 joule per degree Celsius for all the plastic. Answer आ गया 130 joule per degree Celsius for the chair. Is this clear to everyone? इसको फॉर्मूले की तरह लिखना चाहो तो लिख लो, वरना ऐसे ही समझ लो, ओके? ओके, लिख लिया सबने? आगे चले। अब जाते जाते कौन सा क्वेश्चन कराना है मुझे? हाँ, क्वेश्चन नहीं कराना, कुछ वैल्यूज बतानी है, जैसे कि
जो आपको एक का वैल्यू अगर याद रखनी है तो वो याद रखनी है वाटर की। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज very easy to remember. It is 1 calorie per gram per degree Celsius. अब कैलोरी एक और यूनिट होती है हीट की, which is actually equal to 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये 4.18 होती है टू बी एग्जैक्ट, पर हम अप्रोक्सीमेट 4.2 लिख सकते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन में गिवन है 4.18 तो फिर अलग बात है, अगर आपको खुद से यूज करना है तो आप 4.2 से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमको याद रखनी चाहिए। दिस इज इजी टू रिमेंबर, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये बाई चांस इजी नहीं आया है, ये इजी इसलिए है क्योंकि कैलोरी यूनिट वाटर के लिए डिफाइन किया है। डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर वाटर। ओके, तो इनिशियली जो यूनिट्स डिफाइन किए गए होंगे वो वाटर के लिए डिफाइन किए गए होंगे। ओके, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, बस इतना बहुत है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इजी टू रिमेंबर, तो ये मैंने लिखा दिया। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस is also easy because it is half of water, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आइस को गर्म करना आसान है एज लॉन्ग एज वो नेगेटिव टेम्परेचर पर है। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज कितनी हो जाएगी, 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये दो वैल्यूज याद रहे तो अच्छा है, ये अपने बहुत काम आएंगी। नोट डाउन कर लो। तो ये हो गया रिटर्न। हो गया। हाँ सर। एक ये क्वेश्चन कर दो कि if we add 10 gram water at 0 degree Celsius with 30 gram water at 60 degree Celsius, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? ये निकालना है। ओके, तो सोचो, इनमें से एक क्वांटिटी, एक चीज वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा और दूसरा हीट रिलीज करेगा। ओके, नेट हीट चेंज ऑफ द सिस्टम 0 होगा। वी आर टेकिंग कि इन दोनों वाटर को जब हमने मिक्स किया तो इधर उधर कोई एनर्जी नहीं जा रही, बाहर कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। तो अगर दोनों को ऐड किया तो फाइनली कितना टेम्परेचर होना चाहिए? ठीक है, तो क्यू नेट 0 करके भी आंसर आ जाएगा, या हीट रिलीज्ड और हीट एब्जॉर्ब का मैग्नीट्यूड इक्वेट करके भी आंसर आ जाएगा। पहला आंसर है 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 45, तीसरा है 45। महक चेक करो। अच्छा मेरा कैलकुलेशन। हाँ, वरुण और स्नेहा सीम्स यू हैव डन करेक्टली, और बाकी लोग भी कर रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है, तुम लोगों को आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करना, पहले किए? कैलोरीमेट्री ना सर? हाँ, कैलोरीमेट्री। हाँ सर, हम लोग केमिस्ट्री में कराया था। केमिस्ट्री में कराया है?
कैसे बताया, कैसे करना चाहिए? The same sir, Q absorbed is equal to Q released. ठीक है, Q, तो इसमें से Q एब्जॉर्ब कौन करेगा? ये फर्स्ट वाला, जो कोल्ड है वो एब्जॉर्ब करेगा और जो हॉट है वो रिलीज करेगा। ओके, तो Q एब्जॉर्ब लिख सकते हैं हम ms डेल्टा टी। m कितना है 10, s कितना है 1, कैलोरी में करेंगे सॉल्व, और डेल्टा टी कितना है फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, so this will come out to be 10t, और Q रिलीज्ड इसे भी ms डेल्टा टी से निकाल सकते हैं। m है कितना 30, s कितना है 1, डेल्टा टी कितना है t माइनस 60। ओके, अब यहां पर दो तरीके हैं। ये क्वांटिटी निगेटिव आने वाली है, पता है सबको ये निगेटिव आने वाली है। क्यों निगेटिव आने वाली है ये? क्योंकि 0 और 60 जब ऐड होगा तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो 0 और 60 के बीच में ही आएगा ना। ओके, दो चीजें आप ऐड कर रहे हो तो जो एवरेज वैल्यू आएगी वो उनके बीच में ही आएगी, तो ये वैल्यू निगेटिव आने वाली है। तो अगर आपको ये समझ में आता है कि ये निगेटिव है एंड यू वांट इट्स मैग्नीट्यूड, तो यू कैन डू 30 into 1 into 60 minus t। अगर आपने मैग्नीट्यूड लिख रखा है तो यू कैन इक्वेट बोथ द मैग्नीट्यूड। Q एब्जॉर्ब ये पॉजिटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही रहेगा, तो यू कैन आइदर इक्वेट देयर मैग्नीट्यूड and you will get the right answer। 10t is equals to 30 into 1 into 60 minus t। इससे सही आंसर आ जाना चाहिए। t is equals to 3 कट जाएगा। सर मुझे एक डाउट है। रुक जाओ, अभी कर रहा हूँ मैं सॉल्व। ठीक है, t is equals to 180 minus 3t, that gives me 4t बराबर 180, और t की वैल्यू आ गई 45, तो कम से कम 45 लोगों का सही है। ठीक है सर हाँ बोलो, तुम्हारा क्या डाउट है? सर इधर हमें जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं ms डेल्टा टी वाला, उसमें हमें केल्विन में लिखना होता है टेम्परेचर की सेल्सियस? तुम देखो, डेल्टा टी सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो सेम आता है, इस चीज को दिमाग में बिठाओ अपने। अच्छा सर, भी क्योंकि मैं केल्विन change in से करके मैंने temperature, किया। हाँ, जब भी मैं टेम्परेचर चेंज लिख रहा हूँ तो मैं सेल्सियस में लिखूं या केल्विन में लिखूं सेम वैल्यू आएगी। ओके ओके सर। तो उस पर टाइम अपने को नहीं वेस्ट करना। ओके अच्छा, और दूसरा तरीका, ऐसे दूसरा तरीका बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक इससे ही करो, है ना। दूसरा तरीका जब जरूरत होगी तब उसको भी देख लेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? सर हाँ बोलो। यहाँ पे हम लोग ने जो स्पेसिफिक कैपेसिटी ली है वो हम लोग ने कैलोरी वाली वैल्यू ली है, पर हमारे डेल्टा टी तो सेल्सियस में था ना, तो वो चलता है। कैलोरी और डेल्टा टी अलग अलग चीज है, वो सेल्सियस है, ये कैलोरी है, वो केल्विन है। सेल्सियस और केल्विन का आपस में पंगा है, कैलोरी और जूल का नहीं है। ओके ओके हाँ ठीक है, हाँ यस सर। समझ गए? ठीक, तुमने 2-4 लोगों को और कंफ्यूज कर दिया होगा। हाँ सर सॉरी। कैलोरी कैलोरी हाँ सर अलग वो है, एनर्जी का यूनिट है, मैं कैलोरी थोड़ा जूल कंफ्यूज हो अलग है गई। और सेल्सियस और केल्विन अलग है। हाँ ओके सर यस सर। So what is the Q of ABS and Q क्या? related? The जोर Q से of बोलो। ABS meaning what do the Q of ABS mean and Q of related? एब्जॉर्ब, एबीएस मतलब हीट एब्जॉर्ब, और REL मतलब हीट रिलीज्ड। ठीक है, मैंने ये एरो बनाए दिखाने के लिए कि ये हीट रिलीज करेगा और ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। जो हॉट बॉडी है उससे हीट जाएगी कोल्ड की तरफ। ओके सर हाँ, तो हम इधर 4.2 जूल्स लिखते हैं s की 1। 4.2 जूल्स क्या?
एस की वैल्यू फॉर वाटर। हाँ 4.2 जूल्स भी लिख सकते हैं और 1 कैलोरी भी लिख सकते हैं, पर दोनों में एक ही वैल्यू यूज कर तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल ही हो रहा है। नहीं करेगा। नहीं सर, इंडिविजुअली बोल रहा हूँ मैं, अगर निकालना होता तो डिपेंड करता है ना, तो मैं फाइनल आंसर कैलोरी में हाँ चाहिए सर, या जूल में तो वो चाहिए। यूनिट्स देख के हम कर लेंगे। हाँ ऑप्शन के यूनिट देख के तुम डिसाइड कर सकते ओके सर। हो। ओके चलो आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। हमारी एक और क्लास है ना इस वीक? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है परसों मिलते हैं सर फिर। डाउट लेक्चर के लिए बोल देना सर। हाँ सर। नेक्स्ट सर। वीक के डाउट के लिए ना? यस सर, हाँ ट्यूसडे। सर वो टेस्ट के ट्यूसडे डाउट। है ना? ठीक है मैं बोल दूंगा। ओके डन। बाय बच्चों, गुड गुड नाइट नहीं गुड बाय। और सर हाँ आपने पेपर में एक्चुअली थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी डाले थे, तो उसके लिए हमको कुछ रेफर करना चाहिए क्या, कि वो माइक्रोमीटर्स वगैरह थे जिसके बारे में हमको कुछ पता भी नहीं था। हाँ सर, वो प्रोजेक्टर के हाँ ऊपर। सर, और एक और था कुछ थिक वेज, पता नहीं, मिरर्स ऐसा कुछ हाँ था। वो रियर rear व्यू view मिरर mirror। के इधर जो हाँ लाइट सर, डे एंड नाइट। हाँ डे एंड नाइट वाला भी था। जब पेपर बनाता हूँ तो मैं थर्ड पार्टी वो यूज करता हूँ, कुछ ना कुछ मटेरियल, ताकि उसमें मेरा बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना रहे कि जो मैंने पढ़ा है वही पूछूं। ठीक है सर तो उसके लिए मतलब पढ़ने के लिए कुछ तो उसके लिए रेफरेंस। गूगल इज अ वेरी गुड थिंग। गूगल करना सीखो। ठीक है, Sir. इफ यू लुक एट समथिंग व्हिच इज नॉट देयर इन योर नोट्स, गूगल इट। ओके यू विल फाइंड एवरीथिंग। प्लस क्वेश्चन अगर कोई नहीं हो रहा है सॉल्व तो यू सेंड इट टू मी, आई विल आंसर। ओके बाकी देखो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है, तो एट द एंड ऑफ द डे तुमको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी हर एक चैप्टर। और सर एक और प्रॉब्लम था, ये बार पेपर में रे ऑप्टिक्स के सम्स करने में थोड़ा टाइम भी चला गया था एक्चुअली। हाँ वो है। अब देखो रिजल्ट कब आएगा उसका? सर आ गया। अच्छा रिजल्ट आ गया? रिजल्ट तो मैंने मंगाया ही नहीं। रिजल्ट मंगाता हूँ, रुको फिर बात करते हैं सबसे वापस से। ओके Yes, sir. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है और? नहीं सर, बाय सर, थैंक यू सर सर। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय।